नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंडेड मैन पर। आप मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे आप आने वाले समय में एक और खास तिथि के रूप में याद रखेंगे। संभवतः 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन नहीं, बाकायदा वेस्ट एशिया में सबसे बड़े मंदिर के स्थापना दिवस के रूप में याद रखने वाले हैं। जी हां, 14 फरवरी को भारत एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। गल्फ में यूएई नामक जो देश है, वहां पर वेस्ट एशिया का सबसे बड़े मंदिर का कल इनॉग्रेशन होने जा रहा है। यह बात कितनी मायने रखती है, इसका एक पहलू बस इतना सा समझ लीजिए कि जब भारत के अंदर रामलल्ला विराजे थे, तब पाकिस्तान ने इन्हीं के कंधों पर अपना सर रखकर अपने आंसू बहाए थे। आज का सेशन समर्पित है भगवान राम को। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु राम लल्ला विराजमान हो गए हैं। राम लल्ला विराजे, सभी भक्तों ने इनके प्रॉपर दर्शन किए। देश दुनिया के अंदर जितने भी राम भक्त विराजमान हैं, सभी लोगों के अंदर एक उत्साह का भाव जागा। उत्साह के भाव में दुनिया भर के लोगों ने हमारे इस टेम्पल की कवरेज को अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से किया। पाकिस्तानियों ने तो इस पर दारुण दुख व्यक्त किया कि मंदिर कैसे बन गया। इतना ही नहीं, राम मंदिर पर परेशान होकर के पाकिस्तान तो ओआईसी की शरण में भी चला गया। जहां 50 मुस्लिम राष्ट्र आपस में बैठते हैं, वहां पाकिस्तान जाकर के रुदन मचाने लगा कि देखिए सर क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है टाइप की बातें सुनकर के। पाकिस्तान की बातें सुनकर ओआईसी ने कहा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कहा कि हां, हम तुम्हारे साथ सांत्वना रखते हैं, और यह जो स्थिति है राम टेम्पल वह हिस्टोरिक बाबरी मॉस्क के स्थान पर बनी है। पाकिस्तान, तुम अगर यही सुनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हम बोल देते हैं। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन ओआईसी, जो यूएन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, उससे उसे कोई खास सांत्वना नहीं मिली। वह जाकर यूएन में भी रोया, हमने उस पर भी शासन किया, यूएन में जाकर के भी खूब रुदन मचाया, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया। अब रहा सहा कसर पूरा कर दिया जाकर के मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस के स्थान पर यूएई में वहां जाकर एक और मंदिर का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि अब यह जाकर बोलेगा कहां कि यह हो क्या रहा है। वह पाकिस्तान जो अपने देश के अंदर आए दिन मंदिर तोड़ ढा रहा है। जितने भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, उनकी धार्मिक पहचान के क्षेत्रों को मिटा रहा है। वह इन लोगों के पास जाकर के कैसे शरण मांगेगा। खैर, फिलहाल के लिए आपको इतना सा बता दें जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। ओआईसी या मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि एक तरह से मुस्लिम राष्ट्र जो दुनिया के 57 मुख्यतः माने जाते हैं, उनका एक संगठन है। और उनके प्रमुख संगठनों में जो प्रमुख लीडर के रूप ई में जाना जाता है, वह सऊदी अरब को जाना जाता है। सेकंड मोस्ट जो उसके अंदर लीडर है, वह यूएई को माना जाता है। आज की चर्चा स्वामीनारायण टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल के बारे में है, जो कि आबू धाबी में इनॉग्रेशन होने जा रहा है। क्योंकि आबू धाबी जो कि यूएई का मतलब सबसे बड़ा एमिरेट्स है, उस एमिरेट्स के अंदर पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। हिंदू मंदिर की कुछ क्लेम्स इस समय सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जिसमें मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। लगभग 700 करोड़ डीएच की लागत से बना यह मंदिर अपनी खास नक्काशी के कारण, अपनी खास मतलब जो इसके अंदर बनाई गई स्कल्पचर्स हैं, उनके कारण काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। भव्यता संभवतया इस वीडियो में आपको देखकर एक बार के लिए अंदाजा लगे, लेकिन अगर मैं इसको झूम में आपको दिखाऊं तो संभवतया आप इसे और अच्छे से समझ पाएं और देख पाएं। इस वीडियो के अंदर आपको यहां की नक्काशी, यहां पर बनी हुई मंदिर की मूर्तियां आपको बहुत ही गहरे भाव के साथ समझ में आती हुई दिख रही होंगी। ये बिल्कुल इतनी जबरदस्त नक्काशी के साथ जैसे कि अजंता, एलोरा, खजुराहो या दक्षिण भारत के टेम्पल में जिस प्रकार की नक्काशी कारीगरी की जाती है, उतना भव्य कारीगरी करके यहां पर सभी देवताओं को विराजमान करके, इंक्लूडिंग गणेश जी के, आप यहां पर कई रूप देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यानी कि इस मंदिर की कारीगरी के अंदर जो लगे हुए कंगूरे हैं, इन्हें देख करके विदेशों के अंदर भारत की जो वास्तुकला है या स्थापत्य कला है, उसका नमूना स्वाभाविक रूप से
ये एक प्रतिनिधि के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में दुनिया को देने वाला है। यानी कि अगर हम कहीं वर्ल्ड में जाकर कहें कि इंडिया में स्थापत्य कला, वास्तुकला के बहुत सारे ऐसे आयाम स्थापित ऑलरेडी हो रखे हैं, तो हम बस केवल इस टेम्पल को ही किसी को बता दें कि आइए और इस टेम्पल में विजिट कीजिए। केवल विजिट करके समझ जाइए कि यह तो एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव टेम्पल है। इंडिया तो इनसे पटा पढ़ा है। मतलब इतने मंदिर हमारे देश के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मंदिर जैसे आपको दिखाई दिया, ये जो मंदिर मैंने आपको दिखाया है, कल इसी मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। 14 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस टेम्पल का इनॉग्रेशन होने वाला है, इसके बारे में बीजेपी के द्वारा माईजीओवी पर भी इसके बारे में अपडेट दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आती है कि यह बेहद कम समय में बना है। इसके बनाने में इसकी जो लैंड एक्सेस हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के जो शेख हैं, यूएई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे इस मंदिर के लिए लैंड जब सबसे पहली बार मांगी थी, तब उन्होंने उनसे केवल यह कहा था कि आप तो केवल अपने साथ हाथ रखकर, उंगली रखकर मैप पर बता दो कि जगह कहां चाहिए, मैं वही जगह आपको दे दूंगा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल यूएई के अंदर हैं। जिस समय मैं आपके सामने यह सेशन पेश कर रहा हूं, इस समय वह भारतीय लोगों के साथ लगभग 65,000 लोग स्टेडियम में प्रधानमंत्री को सुनने आए हुए हैं यूएई के अंदर, और उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री सबसे पहले यहां के जो शेख, जो वहां के हेड हैं, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में मुलाकात की है और भारत की कई द्विपक्षीय वार्ताएं इनके साथ में रखी गई। इनके साथ द्विपक्षीय वार्ताओं की शुरुआत प्रधानमंत्री की 13 से 15 तारीख की जो गल्फ की विजिट है, उसी के क्रम में हुई है। प्रधानमंत्री यहीं से नेक्स्ट निकल करके कतर जाएंगे और कतर जाकर के कतर के अमीर से भी मुलाकात करेंगे, जिनकी वजह से कल की सुर्खी बनी थी। यानी कि भारत ने कल जब अपने पूर्व नौसैनिकों को अपने देश में देखा था, तो जिन कतर के अमीर के कारण यह कारनामा हुआ था, कल उनसे भी जाकर के प्रधानमंत्री को मिलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रेसिडेंट यूएई के साथ मिलते हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन जायद है, तो उसकी कुछ तस्वीरें इस प्रकार से बाहर निकल कर आती हैं। जिस गर्मजोशी के साथ यहां पर प्रधानमंत्री का यहां के प्रेसिडेंट ने स्वागत किया, वह देखते ही बनता है। हमको तो देखकर खुशी होती है, लेकिन हमारे दुश्मनों को क्या होता होगा, यह भी अपने आप में हम इसीलिए कल्पना कर सकते हैं। इस आत्मीयता के साथ इस मुलाकात को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 महीने में 5 बार हम लोग मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर ये जो प्रेसिडेंट, ये नाहयान जो हैं, ये वाइब्रेंट गुजरात का जो अभी फंक्शन था, वह इवेंट था, उसके अंदर भी प्रधानमंत्री के कहने पर ये पहुंचे थे। प्रधानमंत्री को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो यहां पर प्रधानमंत्री ने बैठ करके सबके सामने इस बात को याद दिलाते हुए इन्हें धन्यवाद दिया कि मैं अपने भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे कहते ही मेरे अनुसार मैंने कहा कि मुझे एक मंदिर के लिए जगह चाहिए, तो आपने केवल इतना कहा कि आप तो बस उंगली रखकर बता दो कि कहां जगह चाहिए, तो उस जगह को आप खुद भी उस वीडियो को सुन सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री ने इस बात को मेंशन किया है, आप उसे सुन सकते हैं। आप देखें, यहां पर यह वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको रुपे कार्ड, क्या है ना कि जिस प्रकार से भारत में रुपे कार्ड चल रहा है, ऐसे ही इनके यहां जवान कार्ड चल रहा है। उन दोनों कार्डों को मिलाकर के भारत और यूएई अब आने वाले समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। आप यहां पर इन कार्ड को मिलाकर के यूपीआई ट्रांजैक्शन को अब आसान और सुलभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने यहां पर कई एग्रीमेंट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यहां पर ऐसा फील करता हूं जैसे मैं अपने ही घर में आया हुआ हूं। इनका यह वीडियो काफी इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री यूएई के प्रेसिडेंट के सामने इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारत और यूएई आने वाले समय में
किस किस तरह का काम कर रहे जा रहे हैं, जिनमें से पहली बात यह बताई गई कि यूएई के साथ अब हम लोग डिजिटल पेमेंट यूपीआई के माध्यम से कर पाएंगे। भारत का जो रुपे कार्ड है अब वह यहां के जवान कार्ड के साथ इंटरलिंक होगा। नंबर तीसरा, यूएई और भारत एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि यह अपने आप में दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने जा रहा है कि भारत यूएई में और यूएई भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। इसका हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया से होकर मिडिल ईस्ट का जो कॉरिडोर बन रहा है IMEC, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने यहां यूएई के प्रेसिडेंट को अपनी तरफ से बधाई देते हुए कहा कि आपके ही दूरदर्शी नजरिए के चलते एक ऐसा ट्रेड कॉरिडोर बनने की संभावना बन रही है जिसमें भारत से निकल करके व्यापारिक मार्ग सब में यूएई के बाद में सऊदी अरब से होते हुए, इजराइल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी के माध्यम से यूरोप तक पहुंच पाएगा। तो इस बारे में प्रधानमंत्री ने अपनी इस बैठक के अंदर थैंक नोटिस करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथियों, जहां तक बात है इस मंदिर की, तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह बाप के द्वारा BAPS नामक संस्था है जिसके द्वारा भारत में अक्षरधाम मंदिर बनाए जाते हैं। उसी संस्था के द्वारा बनाया गया मंदिर है। 1997 में पहली बार इस मंदिर को बनाने की कल्पना की गई थी कि कहीं विदेश में इस प्रकार का मंदिर बनाया जाए। 2018 में PM मोदी ने इस परियोजना की शुरुआत की। 2019 में इस हिंदू मंदिर की शिलान्यास हुआ, यानी फाउंडेशन स्टोन रखा गया। लगभग 700 करोड़ रुपए में जाकर मात्र 5 साल के भीतर यह मंदिर तैयार हुआ। बताया जा रहा है कि यहां की जो 7 मीनारें हैं वह यूनाइटेड अरब अमीरात की 7 एमिरेट्स को दर्शाती हुई 7 मीनारें यहां पर बनाई गई हैं। यह मंदिर अल कबा नाम की जगह पर बनाया गया है जो कि आबू धाबी से मात्र 30 मिनट की दूरी पर है। चूंकि पूरा का पूरा गल्फ एक रेगिस्तानी एरिया है तो इसे रेगिस्तान में खिले हुए कमल के समान माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह यूएई का पहला हिंदू मंदिर भले ही बनकर तैयार हुआ हो, लेकिन इसकी कल्पना बहुत पहले ही की जा चुकी थी। और फिलहाल इसकी कल्पना का अगर आप इतिहास देखें तो वह आपके सामने आता है। सबसे पहले 2015 का वह कालखंड जब यूएई ने भारत की रिक्वेस्ट पर इस मंदिर के लिए जगह दी। आप तस्वीरों में यह कटिंग देख सकते हैं। यूएई एलोकेट लैंड फॉर अबू धाबी फर्स्ट हिंदू टेंपल। इसके बाद प्रधानमंत्री का वह ट्वीट देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने आबू धाबी यानी कि यूएई की राजधानी को हम संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि वेरी मच थैंकफुल टू यूएई गवर्नमेंट फॉर देयर डिसीजन टू अलॉट लैंड इन ऑर्डर टू बिल्ड टेंपल इन आबू धाबी। इसके बाद में 2017 में आबू धाबी के राजकुमार ने शाही आदेश के माध्यम से इस भूमि को उपहार स्वरूप दिया गया। 2018 में आबू धाबी के राजकुमार ने PM मोदी के साथ मिलकर मंदिर के लिए सहमति दी और इसी के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिर की परियोजना को शुरू किया और शोध वास्तुकला को पूरी तरह तैयार किया गया। 2019 में इसकी नींव रखी गई। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास हुआ। लगभग 5000 भक्त BAPS हिंदू मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लेने और देखने के लिए एकत्र हुए। यहां पर वह क्षण है 2019 का अप्रैल 21, 2019 को जब यहां पर इसका शिलान्यास किया गया था। आप शिलान्यास का देख सकते हैं। रेगिस्तान में खिला कमल इसे कहा गया। यहां पर इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि दूर से देखते ही यह अपने आप में अपनी प्रेजेंस को लोगों के बीच में आकर्षक बना देता है। इस मंदिर के बनने के बाद बापू के जो महंत लोग हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया कि आप भी इस मंदिर के इनॉग्रेशन में पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में 700 करोड़ रुपए से बना हुआ है जो यह मंदिर है। इसके अंदर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री पहुंच करके इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इनॉग्रेशन की खबर मैंने आपको पूरी तरह विस्तार से बताई, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों का क्या होगा जो भारत की किसी भी प्रकार की चाहे सांस्कृतिक ग्रेड क्रिएट हो, चाहे इकोनॉमिक रिटर्नर्स क्रिएट हो, उस पर रुदन मचाते हैं। फिर चाहे वह तुर्की हो, फिर चाहे पाकिस्तान समर्थित कोई भी क्षेत्र हो,
जो पूरी तरह से भारत को लेकर के माहौल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। हाल ही में गल्फ नेशंस की तरफ से आ रहे जो मैसेज हैं, वह पाकिस्तान की जो अस्त व्यस्त राजनीति है उससे निकल करके भारत की बढ़ती साख को दिखाते हैं। हाल ही में कतर के साथ भारत के जो संबंध हैं वह दुनिया के सामने निकलकर मंच पर आए हैं, जिसमें पता चला है कि कतर के अमीर ने भारत के 8 नेवी पर्सनल्स को रिहा किया। कल हमने इसके ऊपर प्रॉपर सेशन किया। दुनिया ने इस बात को लेकर के यह जरूर माना था कि भारत संभवतया अपने लोगों को वहां से छुड़ा नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने इतनी सफाई से यह काम कर दिखाया कि अपने लोगों को कतर की जेल से सुरक्षित भारत ले आया। इस बीच में पाकिस्तान की बहुत मखौल बनी। प्रधानमंत्री इसी कारण से कल मंदिर का इनॉग्रेशन करके कतर की यात्रा पर जाने वाले हैं। पाकिस्तान जहां अभी तक उलझा है इस बारे में कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, कि बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री बने, कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने, इस बीच में भारत ने इस गल्फ देशों के साथ में जो अपनी केमिस्ट्री सेट की है वह दुनिया भर के लिए अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस गल्फ की मैं बार बार बातें कर रहा हूं उनमें प्रमुख देशों में यानी कि जो गल्फ कॉरपोरेशन है, गल्फ कंट्रीज का जो कॉरपोरेशन है, इसके प्रमुख देशों के अंदर सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, यूएई ये सारे देश आते हैं। और यही प्रमुख वह देश हैं जो कि ओआईसी के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओआईसी अक्सर पाकिस्तान की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। पाकिस्तान जाकर भारत विरोधी, चाहे कश्मीर विरोधी, 370 के ऊपर बयान हो, राम मंदिर के ऊपर बयान हो, कोई भी देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा हो, उसके माध्यम से बयान दिलवाकर हम पर प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है कि भाई भारत को ऊपर। तीन देशों ने कुछ रिएक्शन दिया है, लेकिन भारत ने पर्सनल डिप्लोमेटिक तरीके से सऊदी अरब, कतर, बहरीन इनके साथ जो संबंध स्थापित किए हैं वह आजकल दुनिया का ध्यान अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के जो टॉप 5 स्टार ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिनमें से सबसे ऊपर 2021 में जहां चाइना, नंबर 2 पर अमेरिका और तीसरे पर यूएई था, यह नंबर बढ़ता चढ़ता रहता है। बीच में फिर अमेरिका नंबर 1 पर हो गया था, चाइना नंबर 2 पर हो गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉप 5 में यूएई का स्थान नंबर 3 पर लगातार बरकरार है। यूएई के साथ भारत लगभग $60 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करता है, जिसका टारगेट अगले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन का रखा गया है। जीसीसी देशों के साथ भारत लगभग $250 बिलियन का व्यापार करता है, जिनमें से भारत गल्फ देशों से लगभग 70% तेल अपना रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले इंपोर्ट किया करता था, और यहां पर खाद्य पदार्थों को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ रिफाइंड गुड्स को एक्सपोर्ट किया करता था। भारत का और जीसीसी देशों के बीच का जो व्यापारिक संबंध है वह लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। भारत के अरब सागर के निकट गल्फ में स्थित यह देश भारत के लिए बहुत बड़े सोर्स ऑफ रेमिटेंस भी हैं, तो व्यापार भी हैं। यहां पर काम करने गए हुए भारतीय कामगार लंबी लंबी समय से यहां रह रहे हैं और बड़ी संख्या में भारत को अपने रेमिटेंस यानी कि संप्रेषित धन भारत को भेजते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत यूएई को भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम्स जैसे अनाज, चीनी, फल, सब्जियां, चाय, मांस आदि एक्सपोर्ट करता है। और यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूएई का महत्व स्थापित करते हुए मैं अगर आपको बताऊं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध बेहतर करने की कवायद भी यूएई ने ही की थी। आपको याद होगा 370 से पहले भी जब पुलवामा हमला हुआ था, उस समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थितियां बिगड़ गई थीं, उस समय सीज फायर कराने वाले देशों में यूएई का ही नाम निकल कर आया था। कहा जाता है कि अमेरिका के बाद यूएई ही था जिसने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था। ठीक इसी प्रकार से जब 370 की बहाली को लेकर के पाकिस्तान सब जगह कोहराम मचा था, फिर रहा था, उसी समय भारत का समर्थन करते हुए यूएई सामने आया और कश्मीर के अंदर श्रीनगर में अपने एमआर ग्रुप की तरफ से इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए आगे आ गया था। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच की मध्यस्थता को लेकर यूएई पहले भी सुर्खियों में रहा है।
संभवतया आपको ध्यान हो शहबाज शरीफ का वह बयान जिसमें शहबाज शरीफ पीएम पाकिस्तान ने यूएई के अल नाहयान से मदद मांगते हुए कहा था, भारत के साथ हमारी मित्रता को पुनः बहाल कर दीजिए। हालांकि शहबाज शरीफ जब वापस पहुंचे अपने ही मुल्क में तो वहां जाकर अपनी बात से पलट गए थे। पीएम ने कहा कि ही आज यूएई टू फैसिलिटेटर डायलॉग विद इंडिया, ये आप खबर देख सकते हैं। 18 जनवरी 2023 कि जिस समय पाकिस्तान के पीएम ने यूएई से कहा था कि भारत के साथ हमारी बातचीत अच्छे से करवा दीजिए क्योंकि भारत के साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी है। ऐसा क्या है कि यूएई केवल व्यापार के कारण भारत के साथ जुड़ा हुआ है? क्या आंसर है जी नहीं? तो फिर क्या है? असल में इसके पीछे की कहानी है भारत का गल्फ देशों के साथ व्यापार और वहां रह रहे लोग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गल्फ नेशंस में बड़ी संख्या के अंदर भारतीय रहते हैं। दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं तो उस देश का नाम अमेरिका है। सेकंड हाईएस्ट नंबर पर अगर कहीं भारतीय रहते हैं तो उसका नाम यूएई है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिस जगह की आज हम बात कर रहे हैं। तीसरा सबसे ज्यादा जो भारतीय रहते हैं वह सऊदी अरब में रहते हैं। साथियों, भारत जीसीसी देशों में जो सबसे ज्यादा व्यापार करता है, सबसे ज्यादा जो भारत एक्सपोर्ट करता है, जिस देश को उसका नाम भी यूएई ही है। तो आप सोचकर देखिए कि यूएई के अंदर भारत के सबसे ज्यादा व्यापार के व्यापारिक संबंध भी हैं क्योंकि भारत सबसे ज्यादा यहां एक्सपोर्ट करता है, लगभग $22 बिलियन का। ठीक इसी प्रकार से भारत के सबसे ज्यादा लोग भी यहीं पर रहते हैं जो कि भारत में बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भेजते हैं, यानी कि वहां की मुद्रा को भारत भेजते हैं। यानी विदेशी मुद्रा के संदर्भ में ये लोग भारत में बड़ी मात्रा एक्सपोर्ट करते हैं कि हम धन कमाएंगे और भारत लाएंगे। अमेरिका के बाद सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंस हमें यूएई से ही प्राप्त होता है। तो भारत और यूएई एक दूसरे के लिए व्यापारिक रूप से बहुत साझेदारी भूमिका निभाते हैं। और आर्थिक जो महत्व है वह तो आप लोगों को तथ्यों से जानकारी में पता चल ही रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के बाद सऊदी, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब वह प्रमुख देश हैं जहां पर भारतीयों की बड़ी संख्या पाई जाती है। और तो और ये कहा जाता है कि भारत और फिलिस्तीन, भारत और यूएई की जो मित्रता है, गल्फ नेशंस की जो मित्रता है, ये आज से नहीं लंबे समय से सुर्खियों का कारण रही है। आपको याद होगा गल्फ नेशंस का केवल एक ही मसला है कि वह इजराइल के मसले पर अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं तो किसी भी देश के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह सब लोग इकट्ठे होकर एक बार इजराइल से युद्ध लड़ने गए थे। इजराइल ने इन्हें हरा दिया था। फिलिस्तीन के मसले पर यह फिलिस्तीन के समर्थक हैं। यही कारण है कि इनके समर्थन के कारण भारत फिलिस्तीन के मामले में इनका साथ देता है। भारत बार बार टू नेशन थ्योरी, टू स्टेट्स थ्योरी का सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। यानी भारत कभी यह नहीं कहता कि इजराइल और फिलिस्तीन में केवल हम इजराइल के साथ हैं। भारत कहता है कि हम दोनों के को एक डिस्टेंस के साथ है। भारत इजराइल को भी चाहता है तो फिलिस्तीन को भी चाहता है। और आपने हाल ही के दौर में देखा होगा जब भारत ने इजराइल के मसले पर समर्थन प्रेषित किया था। हमास और इजराइल के कन्फ्लिक्ट में तो भारत ने बहुत जल्दी क्लियर कर दिया था। देखिए, आप नोटिस करिएगा इजराइल का जब मसला हुआ, क्योंकि गल्फ नेशंस इजराइल के साथ में तो हैं। मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से यूएई ने स्वीकार किया है इजराइल को। लेकिन फिर भी इजराइल और फिलिस्तीन के मामले पर जब भी वोट डालने की बात आएगी, गल्फ नेशंस इजराइल के खिलाफ खड़े रहेंगे। लेकिन हाल ही में जब हमास और इजराइल का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो भारत के ऊपर प्रेशर आया कि भारत इजराइल का विरोध करें। प्रेशर क्या था? क्योंकि हमारे गल्फ नेशंस के साथ बड़े व्यापारिक संबंध हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी कारण से ये गलत सिद्ध हो जाएं कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपने नोटिस किया हो तो भारत ने बार बार ये बात दोहराई कि हम फिलिस्तीन में हो रही जो भी मानवीय सहायता है उसका समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करते हैं। और तो और हम इस बात का कतई समर्थन नहीं करते हैं कि इजराइल जाकर फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर कब्जा करके बैठ जाए। भारत ने इस कारण से जब यूएन में वोटिंग हुई तो हमने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। आपको यह खबर याद होगी, इंडिया फर्स्ट वोट अगेंस्ट इजराइल।
क्योंकि जब ये वोटिंग हुई थी कि क्या हम लोग इस बात के लिए समर्थन करते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर वर्तमान में जाकर कब्जा कर ले, जी नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते। इस प्रकार से भारत ने गल्फ नेशंस का यूएन के अंदर भी साथ दिया है, यानी कि हम लोग इनके साथ में साझा भागीदारी रखते हैं कुछ विषयों के ऊपर। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि भारत गल्फ नेशंस के आंतरिक मसलों पर कुछ भी नहीं बातें करता है। भारत की बहुत अच्छी पॉलिसी है। भारत की अच्छी पॉलिसी क्या है? हम किसी भी देश के आंतरिक मसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। जैसे पाकिस्तान इस समय पूरी तरह लुटा पिटा बैठा है, वहां पर कोई सरकार का स्थायित्व नहीं है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पीएम बनेगा। हमने तो पहले ही पूर्व घोषणा कर रखी है कि संभवतया वहां तो आने वाले समय में तख्ता पलट ही हो जाएगा, सेना अपने हाथ में सब ले लेगी। स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं। हम लेकिन ऐसी स्थिति में भी कोई टिप्पणी नहीं करते। भारत की यह बहुत बड़ी कूटनीति है कि हम दूसरे देश के बारे में कुछ नहीं बयान देंगे। हम कहेंगे वह उनका मसला है, वह खुद निपटेंगे। इसी कारण से भारत किसी को भी हड़का देता है। जब कोई भारत के विषय पर बात करता है, भारत साफ कह देता है कि जब हम आपसे मांगे नहीं तो जबरदस्ती अपनी सलाह दीजिए नहीं। आपको याद होगा, म्यांमार में भले ही सैन्य शासन हो, भारत कभी म्यांमार के खिलाफ बयान नहीं देता। इसी प्रकार से यह जो गल्फ नेशन है ना, यहां पर राजशाही है, राजशाही है, यहां डेमोक्रेसी नहीं है। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। ऐसी स्थिति में अगर भारत गल्फ नेशंस के बारे में बात करने निकले कि साहब यहां डेमोक्रेसी का आप समर्थन क्यों नहीं करते, इंडिया कहता है करना भी नहीं है, वह उसकी वो जाने, वहां के लोग जाने। अगर वह राजशाही के साथ खुश हैं तो उन्हें खुश रहना चाहिए। हमारी कोई राय नहीं है, हम ऐसे मसलों पर राय नहीं देते। गल्फ नेशंस को यह बात बहुत पसंद आती है कि इंडिया उनके इंटरनल मसले पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करता। जैसे महिलाओं को लेकर उनके यहां पर क्या कानून है, ड्राइविंग राइट्स हैं कि नहीं हैं, महिलाएं खुले में बाहर आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, वहां पर किस तरह का कानून व्यवस्था, हम कोई बात पर टिप्पणी नहीं करते। और तो और मुस्लिम देशों में जो आपसी संघर्ष है, जैसे हम ईरान के भी मित्र हैं तो हम सऊदी अरब के भी मित्र हैं। ईरान के अंदर शिया मुस्लिम हैं, सऊदी और गल्फ बाकी नेशंस के अंदर सुन्नी बहुतायत में हैं। शिया सुन्नी विवाद में भी हम बीच में नहीं पड़ते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, हम कभी ये नहीं कहते कि हम इसके साथ हैं, हम कुछ भी नहीं स्टैंड लेते। ये भी गल्फ नेशंस को बहुत पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि आने वाले 5 सालों में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। एक इतनी बड़ी इकोनॉमी और वह दूसरे देश के आंतरिक मसलों पर केवल अपना मुंह पर केवल उंगली रखकर बैठी है कि नहीं साहब, मैं आपके मसले पर नहीं बोलूंगा, आप अपने हिसाब से सोचिए। यह उन लोगों को बहुत पसंद आता है। यही कारण है कि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो और अब कतर, आने वाले समय में कतर के साथ भारत के संबंध और मजबूत ही होंगे, बुरे नहीं होंगे। ये सभी देश भारत के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं और भारत के साथ भविष्य के संबंधों को मजबूत रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने तो जयशंकर साहब से मिलते ही अगले दिन पाकिस्तान पर गोला छोड़ दिया था। वह बात दूसरी है कि बाद में जाकर पाकिस्तान से कहा कि आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ भी हैं। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत इन देशों के साथ बहुत अच्छे से अपनी स्थितियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ठीक है साहब, पाकिस्तान ने तमाम प्रकार के प्रयास किए थे इन लोगों को रोकने के जी में, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर है साहब? उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत की यह कूटनीति आपको कैसी लग रही है? पाकिस्तान के प्रति आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? तमाम बातें आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, इतनी देर तक आपने सुना हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा। चैनल ज्वाइन करके हमारे हाथ और मजबूत करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा।
बाकी अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।